अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर्स द टीचर। आज का हमारा टॉपिक है गैस विस्कोसिटी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि विस्कोसिटी होती किस फॉर्म मैटर की है, मैटर्स की किन फॉर्म्स की विस्कोसिटी होती है। उसमें आती हैं कि फॉर्म्स ऑफ मैटर्स हैविंग मूविंग कैपेबिलिटीज़, कि मैटर्स की वो फॉर्म जिनमें मूविंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनकी विस्कोसिटी होती है। इसमें आ जाती हैं गैसेज और लिक्विड्स, इन दोनों को मिला के फ्लूइड्स भी कहते हैं। गैस मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स लाइक लिक्विड्स। गैस भी जब मूव करती है वो लेयर्स की फॉर्म में मूव करती है लिक्विड्स की तरह। तो लेयर्स की फॉर्म में जब ये मूव करती हैं तो उन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज क्रिएटेड बिटवीन लेयर। इसकी एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम मैंने यहाँ ड्रा किया। ये लेयर्स हैं, इसमें ये ए है, ये बी लेयर है। ए जो है वो वॉल ऑफ द कंटेनर के करीब है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम है। बी की वेलोसिटी ज़्यादा है। ए की वेलोसिटी कम इसलिए क्योंकि ये कंटेनर की वॉल के ज़्यादा करीब है और फ्रिक्शनल फोर्स है इन दोनों के दरमियान ज़्यादा। बी कंटेनर की वॉल से ज़्यादा दूर है। लेयर्स के दरमियान भी फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है जब लेयर्स में मौजूद जो मालिक्यूल्स हैं वो दूसरी लेयर्स में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन ऑफ मालिक्यूल, यानी कि एक लेयर जो कि हाई वेलोसिटी में मूव करती है उसके मालिक्यूल्स एक लो वेलोसिटी वाली लेयर में चले जाएं, या लो वेलोसिटी वाली लेयर के मालिक्यूल्स हाई वेलोसिटी में चले जाएं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होगा इनमें। माइग्रेशन की वजह से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से रिटार्डिंग फोर्स पैदा होती है। देखिए ये है स्लो लेयर ए जो है, बी फास्ट है। जब ए में से कोई मालिक्यूल निकल के बी में जाएगा तो ये बी में एक रिटार्डिंग फोर्स पैदा करेगा। मोमेंटम इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स जो प्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से हम विस्कोसिटी जो है मालूम होगी। तो विस्कोसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द स्लोअर लेयर ऑफ अ गैस ऑन अ फास्ट मूविंग वन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम विच क्रिएट्स अ रिटार्डिंग फोर्स। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम ने रिटार्डिंग फोर्स पैदा की थी, जिसकी वजह से ये रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस पैदा हुआ था। इस कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। सो विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द लेयर ऑफ गैस। अब हम डिराइव करेंगे फार्मूला विस्कोसिटी के लिए। इससे पहले कि हम विस्कोसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करें, एक टर्म है वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसे मैं बयान करता हूँ। The rate of change of velocities of the layers with respect to the perpendicular distance between them is called velocity gradient। कि लेयर्स की वेलोसिटी का चेंज होना परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बेस पे। अब वो कैसे है? इस डायग्राम में देखिए कि ए की वेलोसिटी ज़्यादा है एक इससे, और बी की ए से भी ज़्यादा है। तो जो हम सेंटर में मूव करते जाएंगे वेलोसिटी जो है लेयर्स की वो बढ़ती जाएंगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस तरह फ्लो कर रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। सो हर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के मूव करने से डी यू वेलोसिटी जो है वो लेयर की बढ़ जाएगी। सो ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्रेटर द फ्रिक्शनल फोर्स, और वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ कंटेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मिला के लिखा जाए तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें इक्वलिटी, और यहाँ ईटा आ जाएगा। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है।
सो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ईटा की वैल्यू हम इस तरह निकाल लेंगे। अब ईटा का यूनिट निकालना हो, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डी एक्स ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट है मीटर, ए एरिया इसका मीटर स्क्वायर, और डी यू जो है वो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट इसका बन जाएगा ये। अब इस यूनिट को हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया गया। ये न्यूटन के लॉ में से है F इज इक्वल टू एम ए, तो ये बन गया। एक और यूनिट है विस्कोसिटी का, ये है और रिलेशन इसका यहाँ पे दिया गया। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की फिर हम इसको हम डिफाइन करेंगे इसी के लिहाज से। सो इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड इन न्यूटन्स, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड इन न्यूटन्स between two parallel layers 1 square meter in area। ये एरिया ऑफ कंटेक्ट की बात है कि 1 square meter in area, 1 square meter in area and 1 meter apart in order to maintain a streaming velocity of 1 meter per second of one layer past the other। अब हम रिलेशनशिप एक ड्राइव करते हैं between the viscosity and mean free path। तो फर्ज करें कि एक गैस है जो u मीटर पर सेकंड की रफ्तार से y एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हैं। इनकी लेयर्स के दरमियान जो है ये लैम्डा डिस्टेंस है इनकी लेयर्स के दरमियान, जो कि मीन फ्री पाथ है। इनमें वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो d और dx है। इट मीन्स दैट फ्लो रेट इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट du पर ईच इंक्रीमेंट ऑफ distance along dx, increment of distance dx along x axis perpendicular to the y axis। सो इनका वेलोसिटी ग्रेडियंट हम मान के कि डी और dx है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। सो विस्कोसिटी किसी इनमें से किसी भी लेयर की विस्कोसिटी मालूम करने का ये फार्मूला है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर दें। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनका y से, ये जो लाइन ओ y है ये वॉल ऑफ द कंटेनर को शो कर रही है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो लेयर बी का अगर हम मालूम करें कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसका ये फार्मूला का वेलोसिटी होता है लेयर बी, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इनटू एक्स। देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एक्स। ए के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स प्लस लैम्डा होगा, और सी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स माइनस लैम्डा होगा। तो इस तरह इन तीनों की वेलोसिटी, इन तीनों लेयर्स की वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। सो एक मालिक्यूल का मास m है। सो अ मालिक्यूल इन लेयर ए ट्रांसपोर्ट्स टू लेयर बी, के में से एक जो मालिक्यूल है वो बी में ट्रांसफर होता है। तो हम देखेंगे कि मोमेंटम एक्सचेंज कितना होगा। तो मोमेंटम ऑफ मालिक्यूल इन द लेयर ए, तो जब वो लेयर ए में था तो उसका मोमेंटम क्या था। तो लेयर ए की वेलोसिटी से इसको m को मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए लेयर ए की वेलोसिटी डी और डी एक्स प्लस लैम्डा, इसको m से मल्टीप्लाई किए। मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन द लेयर बी, ये देखिए इस तरह लेयर बी की वेलोसिटी इनटू m। सो इफ अ मॉलिक्यूल इंटरचेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इस तरह हम निकालेंगे कि ए के मोमेंटम में से माइनस कर देंगे बी के मोमेंटम को, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डी और डी एक्स। इन दोनों को माइनस करने से इनमें से एम डी और डी एक्स को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इक्वेशन में एक्स प्लस लैम्डा माइनस एक्स आ जाएगा इस इक्वेशन की तरह, ठीक है। और फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू वन मालिक्यूल, ये एक मालिक्यूल
के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से मोमेंटम में चेंज है। सो अगर सभी जो मालिक्यूल्स हैं वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, उनके मोमेंटम को अगर हम मालूम कर लें कि कितना मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हम ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, नंबर्स ऑफ मालिक्यूल्स मूविंग अप एंड डाउन इन 2 लेयर्स। अब हम 2 लेयर्स को कंसीडर कर रहे हैं जिनमें मालिक्यूल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो CDT हमने कहा है, क्योंकि हाँ फ़र्ज करते हैं कि सभी मालिक्यूल्स जो हैं ये ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर की तरफ आ रहे हैं। ये जो हमने एरिया कंसिडर किया है वो हमने 1 मीटर स्क्वायर किया है कंसिडर के। इनके दरमियान जो एरिया है और ये लेंथ है, ठीक है। मालिक्यूल्स सी वेलोसिटी से, सी बार वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और DT टाइम में मूव करते हैं। ये जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो ये जो क्यूब हमने बनाया है इसमें सभी मालिक्यूल्स जो हैं वो बाहर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। ये हमने सब सपोज किया। वॉल्यूम ऑफ द वेसल क्या होगा, तो इसके लिए हम इनकी तीनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसकी लेंथ की हमने CDT रखी क्योंकि आपको मालूम है कि S इज इक्वल टू होता है P इंटू T। डिस्टेंस जो तय करेंगे उसकी वैल्यू ये होगी। ये वॉल्यूम आ गया। अगर हम कहें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब ऑफ वेसल, किसके पर मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हमने कह दिया कि n है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जंपिंग फ्रॉम अपर टू लोअर लेयर इन द टाइम DT, क्योंकि ये DT टाइम में मूव किए थे और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उसी की वजह से इसमें सभी मॉलिक्यूल्स आए हैं ना इस क्यूब में। ऊपर से नीचे आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए हम n को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ द वेसल से। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ द वेसल हमने किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए जो ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं। टाइम DT में जो है ये हमारे पास इक्वेशन आई है जब T टाइम में मॉलिक्यूल्स जो जंप करके नीचे आ रहे हैं। तो अगर हम कहें कि 1 सेकंड में कितने आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये DT टाइम के लिए इक्वेशन आई और 1 सेकंड के लिए हम DT उस तरह जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। ये इक्वेशन है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो क्रॉस कर रही हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि हमने सपोज किया था कि सभी के सभी मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो ऐसे नहीं है। हकीकत में उनमें से जो 33% मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, 33% वाई एक्सिस। 33% जो है इसका वो एक्स एक्सिस की अलोंग मूव कर रहा है, 33% वाई एक्सिस के और 33% जी एक्सिस के। ये एन सी बार में से 1/3 एन सी बार के बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो 33% जो एक्स एक्सिस की या वाई या जी के अलोंग मूव कर रहा है उसका 50% यानी कि उसका हाफ जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और हाफ जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं वो 1/6 हो जाएंगे, 1/6 एन सी हो जाएंगे। लेकिन जब लेयर में से ऊपर ये मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इसके भी तो अपवर्ड मूव कर रहे होंगे। अगर इसके 1/6 डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसके भी तो 1/6 अपवर्ड मूव कर रहे होंगे। तो इस तरह जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो मोमेंटम एक्सचेंज करेंगे वो होंगे 2 × 1/6 एन सी बार, जो कि हो जाएगा 1/3 एन सी बार। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सचेंजिंग मोमेंटम पर सेकंड बिटवीन 2 लेयर्स। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर हमने रखा है।
सो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर सेकंड जो है, एक मालिक्यूल के लिए जो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा उसको हमने जो टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल जो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट में हिस्सा ले रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक मालिक्यूल की वजह से जो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हुआ था उसकी इक्वेशन हमने ये ड्राइव की थी, इसको टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स से जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है जो ट्रांसपोर्ट हुआ इन 1 सेकंड उसकी इक्वेशन ये आ गई। सो दिस मोमेंट ट्रांसपोर्ट पर सेकंड इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया। ये मोमेंटम है, मोमेंट नहीं है। सो दिस मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर सेकंड इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एरिया कॉन्टैक्ट ये रखा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स को बयान कर रहे हैं, क्योंकि जितना मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा पर सेकंड उतना ही हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी, लेकिन ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए। आम इक्वेशन जो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए है वो ये है, जैसे कि हमने पीछे ड्राइव करके इसे देखा। एक जगह अगर हम 1 रखें 1 मीटर स्क्वायर, तो एक जगह 1 पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इक्वेशन ए इज जस्ट एक्विवेलेंट टू द फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया एज शोन इन इक्वेशन बी। सो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी जो है वो बराबर हैं। हम लिख सकते हैं कि ईटा डी और डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा डी और डी एक्स। ये डी और डी एक्स इससे काट गया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। एम एन जो है वो डेंसिटी ऑफ गैस है, एम जो है मास ऑफ 1 मालिक्यूल है, और एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर यूनिट, ये देखिए पर यूनिट हमने लिखा है कि पर वॉल्यूम के, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। हमने एम एन की जगह डी पुट कर दिया। अब ये जो सी बार एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इसे हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमने मीन फ्री पाथ लैम्डा यानी कि उसको इस तरफ ले आए हैं, रीअरेंज किया है, सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है। ये नीचे चला जाएगा, लैम्डा भी नीचे, लैम्डा इसी तरफ रहेगा, डी नीचे जाएगा। तो ये इक्वेशन रीअरेंज होकर ये बन गई। हम इस इक्वेशन में से जो एवरेज वेलोसिटी है ना उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से जो है सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी 0.921 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल होती है। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये है, तो सी एवरेज जो है वो इसके बराबर होगी। तो ये सी एवरेज की इक्वेशन है, सो इसकी जगह हम इसे पुट कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप है बिटवीन विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी एंड मीन फ्री पाथ के, ये भी रिलेशन है और ये भी। इस इक्वेशन से हमें मालूम हो रहा है कि जो विस्कोसिटी है वो डेंसिटी ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मोलर मास पे डिपेंड करती है। मीन फ्री पाथ पे भी वो डिपेंड करती है, और मीन फ्री पाथ वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मोलर मास के। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली। फॉर मोर टॉपिक्स कीप फॉलोइंग माई चैनल।